हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12 वालों के लिए, बोर्ड सीबीएसई, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 3 और ये है मैट्रिसेस और ये है पार्ट 1। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के सीबीएसई वाले, उम्मीद करता हूं कि अभी आप अपनी स्टडी रूम में होंगे और टेबल चेयर में बैठे होंगे और आपके पास एनसीईआरटी का मैथ्स का टेक्स्ट बुक होगा पार्ट 1 और अच्छी क्वालिटी की नोटबुक होगा जिसमें कि आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करेंगे। जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा या बोर्ड में जो भी लिखूंगा, अच्छी क्वालिटी की आपके पास पेन होना चाहिए और आपके पास एक बॉटल होना चाहिए पानी पीने का। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब कभी भी आपको पानी प्यास लगेगा तो आप क्या करेंगे, अपने टेबल चेयर से उठेंगे और पानी पीने जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वीडियो देखने की जो फ्लो है, एक कंसिस्टेंसी है, उसमें ब्रेक डाउन आ जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो सीटिंग हैबिट है उसमें कोई ब्रेक डाउन ना हो। आप ये वीडियो मैं जितना देर का बनाऊं, चाहे 1 घंटे का बने, 1.5 घंटे का बने, 2 घंटे का बने, 2.5 घंटे का बने, आपको पूरा मेंटली प्रिपेयर हो करके उतना समय निकाल करके, जैसे कि ये YouTube में वीडियो अपलोड होगा तो एक बार आप देख लीजिए कि कितना देर का ये वीडियो है। मेंटली प्रिपेयर होकर ये वीडियो देखिए और पूरा एक फ्लो में देखिए, डिसकंटिन्यू में मत देखिए। पूरा एक साथ वीडियो देखना है, जब तक ये वीडियो बनेगा तब तक देखना है। पूरा प्रॉपर तरीके से आपका लुकिंग हैबिट, अंडरस्टैंडिंग हैबिट, लिसनिंग हैबिट, सीटिंग हैबिट, अंडरस्टैंडिंग हैबिट, राइटिंग स्किल, सब कुछ आपका इंप्रूवमेंट आपको करना है और ये तभी होगा जब आप डेली इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसीलिए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको जरूर कुछ ज्ञान की बातें, कुछ मोटिवेशन आपको जरूर बताता हूं ताकि ये चीज आप अपने एजुकेशनल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में अप्लाई कर सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए अब आपको क्या करना है, आप अपनी जगह में बैठ गए, टेबल चेयर में बैठे हैं आप लोग, आपके पास पीने का बोतल है, क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप नोटबुक निकालिए अपना। नोटबुक में टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में आप डेट लिखिए कि किस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस दिन का डेट आपको मेंशन करना है। पूरा सिस्टमैटिक डे मेंशन करने की, कौन से दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, किस टाइमिंग में आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो टाइमिंग आप मेंशन करिए। फिर टॉप मोस्ट में नोटबुक के क्लास मेंशन करिए, 12, बोर्ड मेंशन करिए सीबीएसई, सब्जेक्ट मेंशन करिए मैथ्स, चैप्टर नंबर मेंशन करिए 3 और कौन सा चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस ये मेंशन करिए और ये कौन सा पार्ट का वीडियो है ये मेंशन करिए, पार्ट 1। क्लियर है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो को आप देखिए आखिरी तक। देखने के बाद आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए कि मेरा टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लगा, मेरी वीडियो क्वालिटी आपको कैसे लगी, ताकि हम अपने आप को डे बाय डे इंप्रूवमेंट कर सकें। क्योंकि अभी आप मेरे को देख रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे को सुनते हैं, समझते हैं, तो आप अभी जज हैं और आपको क्या करना है, जजमेंट देना है कि सर ये इस तरीके से और अपने को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ताकि हम आने वाले वीडियो में उस पर काम कर सकें। सो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा और देखने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि हम अपने आप को इंप्रूव कर सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें, समझ सकें, वो भी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकें। और उसके बाद हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उस पर बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें ताकि जब कभी भी हम अपने चैनल में एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप ये सब चीज आप मेंशन कर लिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपको। चलिए सबसे पहले आप लिखिए टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में लिखना है आपको, क्योंकि हमारा मैट्रिसेस का मतलब प्लूरल होता है और मैट्रिक्स सिंगुलर होता है।
तो मैट्रिक्स आप लिखिए, हेडिंग लिखिए मैट्रिक्स। तो मैं आपको मैट्रिक्स में अभी 5 पॉइंट्स आपको इसमें लिखाने वाला हूं। तो पहला पॉइंट्स आपको लिखना है कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट्स क्या है, मैट्रिक्स क्या होती है वो आपको लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि अ मैट्रिक्स, साथ साथ लिखते जाएंगे, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड rectangular array of numbers or functions। ये पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, फिर मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आप लिखिए। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है, सेकेंड पॉइंट रहेगा such an array is enclosed by square bracket or small bracket। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, थर्ड पॉइंट लिखना है कि the numbers यहां ब्रैकेट में रहेगा रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शंस are called the elements or the entries of the मैट्रिक्स। ये आपका थर्ड पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका होगा अ मैट्रिक्स इज represented by a single capital letter like capital A, capital B, capital X, capital Y, etc. and elements of a matrix are represented by the small letters A, B, C, etc. उसके बाद फिफ्थ आपको लिखना है in a matrix, horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns। ये 5 पॉइंट्स आप फटाफट आपको लिखना है
मैं आपको बोला हूं कि आप जब तक प्रॉपर तरीके से नोट्स नहीं रेडी करेंगे, अपने कॉपी में प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक के। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप जरूर जो भी मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, या मैं जो भी एक्सप्लेन करता हूं, प्रॉपर तरीके से आपके कॉपी में क्या होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, प्रॉपर आपका ये पूरा नोट्स होना चाहिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड है और मैट्राइसिस प्लूरल वर्ड है। समझ में आ गया? तो मैट्राइसिस क्या है? जो हमारा चैप्टर का नाम है मैट्राइसिस, ये प्लूरल है, और यहां पर जो मैं लिखा हूं मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। क्लियर है? तो इसके बारे में आपको मैट्रिक्स को समझना है, तो इसको लिए आपको ये 5 पॉइंट्स आपको समझने की जरूरत है। तो चलिए पहला पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला पॉइंट्स क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स जो होता है एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। तो देखिए ऑर्डर्ड के बारे में आप सबसे पहले क्लास 11th में पढ़ा होगा, उसमें एक चैप्टर है चैप्टर 2 है मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। वहां पर सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आपने सुना होगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो अब ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आप क्या बोलते हैं, क्लास 11th में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी ऑर्डर पेयर क्या होता है। सो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। एरे का मतलब क्या होता है? एरे का मतलब होता है नंबर्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट। नंबर्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम नंबर्स को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। सो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, या फिर फंक्शंस। फंक्शंस भी आप लोग क्लास 11th में पढ़ा होगा, चैप्टर 2 में रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है रिलेशन एंड फंक्शंस का, आप वो हमारे YouTube चैनल में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में क्लास 11th के, उसमें आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, फंक्शंस का मतलब क्या होता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि मैट्रिक्स जो होता है एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स का या फंक्शंस का। किसी भी फंक्शंस को या किसी भी नंबर्स को अगर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि सच एन एरे इज एनक्लोज्ड बाय, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट या होता है स्मॉल ब्रैकेट। जितने भी एरे जो होते हैं, एरे मींस क्या बोला मैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन ए प्रॉपर वे, एक प्रॉपर तरीके से हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, उसको हम एरे बोलते हैं। सो सच एन एरे जो होता है इज एनक्लोज्ड बाय एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में हम उसको एनक्लोज करते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि द नंबर्स क्या होते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो दो टाइप्स का यूज करते हैं, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स, all the integers, all the fractions, all the rational numbers, all the irrational numbers। इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी क्लास 9 के वीडियोस में, क्लास 11 के वीडियोस में बता चुका हूं। वो मेरा YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, क्लास 9th में और क्लास 11th में आप देख सकते हैं इन सब के बारे में, अगर आपको और डिटेल से समझना है रियल नंबर्स के बारे में। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th में है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो या फंक्शंस हो, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं मैट्रिक्स का। सो मैट्रिक्स के एंट्रीज बोलो या मैट्रिक्स का एलिमेंट्स बोलो, उसमें क्या क्या आएंगे? कोई भी रियल नंबर्स आ सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है, कोई भी फंक्शंस आ सकता है। तो ये था पॉइंट नंबर 3। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई। मींस किसी भी मैट्रिक्स को हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, जो आपको ठीक लगे। और उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, यहां लिखा हुआ है एंड एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड
बाय द स्मॉल लेटर्स ए बी सी। मींस जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ में आ गया फोर्थ पॉइंट क्या है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि इन ए मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको हम रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस है उसको हम कॉलम्स बोलते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल मैं लिखवा दूंगा इस फिफ्थ पॉइंट का। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसको हम रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती है वो क्या कहलाती है, कॉलम्स कहलाती हैं। तो इसके बारे में मैं अभी इसको रब करके एक एग्जांपल बता दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम रब कर देते हैं। तो ये फिफ्थ पॉइंट, पांचों पॉइंट्स आपके कॉपी में पूरा प्रॉपर तरीके से नोटेड हो जाना चाहिए ताकि आप जब भी रिवीजन करें इस पॉइंट्स को पढ़ करके जो आपके कॉपी में जो भी आपने नोट डाउन किया है उसको पढ़ करके उसको समझ करके आप रिवाइज करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। भले आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं समझने के लिए, लेकिन जब रिवीजन करेंगे तो अपने बनाए गए नोट से रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको रफ कर दिया जाए। चलिए इसको रब कर देंगे। अब उसके बाद एक एग्जांपल हम ले लेते हैं मैट्रिक्स का। तो यहां पर आप लिखिए एग्जांपल। एक एग्जांपल लिखिए। तो एग्जांपल में क्या बोला था मैं, किसी भी मैट्रिक्स को हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू, यहां पर आप ब्रैकेट डालेंगे, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट मैंने बोला था। तो ये जैसे यहां पर दिया है 2 एलिमेंट्स, ये 7, ये √5, ओके, और ये दिया है -5, ये 0 और ये दिया है 3। अब देखिए ये जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं, ये वर्टिकल जो एलिमेंट्स हैं इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम बोलते हैं। इसको आप लिख लीजिए फर्स्ट कॉलम, जिसको हम C1 से इंडिकेट करते हैं। क्या फर्स्ट कॉलम को हम किससे इंडिकेट करते हैं, C1 से। उसके बाद ये जो -5, 0, 3 है इसको हम बोलते हैं सेकेंड कॉलम। इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है सेकेंड कॉलम, होता है सेकेंड कॉलम। और सेकेंड कॉलम को हम C2 से इंडिकेट करते हैं। देखिए सेकेंड कॉलम में क्या आ रहा है, -5, 0, 3। तो -5, 0, 3 ये सेकेंड कॉलम के अंदर आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम 2। क्लियर है। अब देखिए ये देखिए ये क्या है, वर्टिकल, जो भी मैं क्या बोला था यहाँ पर, जो वर्टिकल लाइंस, ये देखिए ये वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ये सेकेंड वर्टिकल लाइंस, इसको कॉलम 2। अब देखिए ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रो बोलेंगे और इसको हम इंडिकेट करेंगे R1 से। देखिए ये 2 और -5 ये क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद 7 और 0 जो हैं ये सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं। इसको हम मान लेंगे R2। सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं, इसको हम क्या मान लेंगे, R2। और ये देखिए √5 और 3, तो √5 और 3 क्या है, ये थर्ड रो है। ये क्या है, थर्ड रो है। और थर्ड रो को हम किससे इंडिकेट करते हैं, R3 से इंडिकेट करते हैं। मींस जो थर्ड रो है, मींस थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम थर्ड रो बोलेंगे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं R3 से। ये देखिए 7 और 0 ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई करते हैं। सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन के एलिमेंट्स हैं, उसको अपन सेकेंड रो बोलते हैं और इंडिकेट किससे करते हैं, R2 से। 2 - 5 ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है और फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को हम फर्स्ट रो बोलते हैं और R1 बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो ये था एक
प्रॉपर तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? ये क्लियर है? इसको नोट डाउन करिए फटाफट, इसको नोट डाउन करिए। हाँ, तो नोट डाउन कर लिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको रब करें। चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए इसको रब कर दिया जाए। अब उसके बाद रब करने के बाद चलिए एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल को हम कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो चलिए एग्जांपल लिखिए आप। एग्जांपल बोल रहा है, एग्जांपल ये बोल रहा है कि a shopkeeper sells 5 rings, 8 bracelets, 8 bracelets and 10 necklaces, 10 necklaces in first week, in first week, and 11 rings, 6 bracelets and 9 necklaces, 9 necklaces in next week, in next week। ये फुल स्टॉप कर दीजिए, फुल स्टॉप हो गया है वहां पर। अब रिप्रेजेंट this information, represent this information in a matrix having 2 rows, and 3 columns, देखिए ये क्वेश्चन आप लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जांपल क्या बोल रहा है, एक बार वापस में आपको रीड करके बता देता हूं। A shopkeeper sells 5 rings, 8 bracelets and 10 necklaces in first week, and 11 rings, 6 bracelets and 9 necklaces in next week, full stop। Represent this information in a matrix having 2 rows and 3 columns। अब देखिए ये क्वेश्चन तो मैं आपको रीड करके बता दिया, अब इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो बोल क्या रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, 5 रिंग बेचता है, 8 ब्रेसलेट्स बेचता है और 10 नेकलेस बेचता है फर्स्ट वीक में। उसके बाद क्या करता है, 11 रिंग्स, 6 ब्रेसलेट्स और 9 नेकलेसेस नेक्स्ट वीक में सेल आउट करता है। तो इस इंफॉर्मेशन को हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिसमें कि 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन रेडी करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए यहां पर अपने को जो क्या क्या बेच रहा है, क्या क्या आइटम्स बेच रहा है, तो यहां पर बेच रहा है रिंग्स बेच रहा है वो, उसके बाद ब्रेसलेट्स बेच रहा है, और क्या बेच रहा है वो, नेक लेसेस, मतलब 3 आइटम्स बेच रहा है। रिंग्स सेल आउट करता है, ब्रेसलेट सेल आउट कर रहा है और नेकलेसेस सेल आउट कर रहा है। यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वीक में वो क्या सेल आउट किया, तो फर्स्ट वीक में रिंग्स वो 5 बेचा, ब्रेसलेट्स 8 बेचा, नेकलेसेस 10 बेचा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में
नेक्स्ट वीक में जो रिंग्स है वो उसने 11 बेचा, ब्रेसलेट्स उसने 6 बेचा और नेकलेसेस उसने 9 बेचा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब अपने को करना क्या है, इसको हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इंप्लाइज कर देंगे। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट वीक लिख देंगे, फर्स्ट वीक ऐसा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक, यहां पर लिखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक में यहां पर लिखेंगे 11, यहां लिखेंगे 6, यहां लिखेंगे 9, और यहां पर लिख देंगे रिंग्स, यहां लिखेंगे रिंग्स, यहां पर लिख देंगे ब्रेसलेट्स, और यहां पर लिख देंगे नेकलेसेस। तो देखिए अब ये जो बना इंप्लाइज करके, ये जो मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हूं 5, 8, 10, 11, 6, 9, ये एक मैट्रिक्स बन गया। और इसमें 2 रोज है। देखिए ये आपका पहला रो हो गया, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बन गया आपका रो 1, और ये जो 11, 6, 9 है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बन गया रो 2, ये क्या बन गया रो 2। अब 5 और 11, ये देखिए वर्टिकल लाइन है, ये आपका कॉलम 1 बन गया, जिसमें 5 और 11 आ रहे हैं। 8 और 6 ये सेकेंड वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या बन रहा है, कॉलम 2 बन रहा है। और 10 और 9 जो है ये तीसरा वर्टिकल लाइन है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कॉलम 3 बोलेंगे। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम बन गए, और रो 1 और रो 2। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक आपको इस इंफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना था, जिसके 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। तो ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है, ये समझ में आया। ठीक है, चलिए इसको अब हम रब कर देते हैं, इसको आप अच्छे प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करेंगे। चलिए इसको रब कर दिया जाए, इसको अब रब कर देते हैं। चलिए अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। अगला आप टॉपिक लिखेंगे, क्या टॉपिक लिखेंगे, अगला टॉपिक रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये हमारा अगला टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, ये टॉपिक लिख लीजिए। तो चलिए इसके बारे में आपको लिखवा दे रहा हूं। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एनी पॉइंट, और ब्रैकेट में लिख लीजिए कोई जनरल पॉइंट x, y इन ए प्लेन बाय अ मैट्रिक्स लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे मैट्रिक्स के बाद कॉलम या फिर रो फॉर्म में। यहां पर लिखेंगे कॉलम या फिर रो फॉर्म में पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं। एज यहां पर आप लिखेंगे इस तरीके से। तो ये जो हो गया, इसमें देखिए सिंगल कॉलम है, एक कॉलम है, 2 रो है, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें सिंगल रो है, और देखिए यहां पर सिंगल रो है और 2 कॉलम है। क्लियर है। अब यहां पर आपको लिखना है एग्जाम्पल लिखना है। तो यहां पर आप एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे कि सपोज quadrilateral ABCD, quadrilateral
ABCD has coordinates A 3, 0, 3, 0 है, फिर कॉमा B का कोऑर्डिनेट है -1, 2, फिर कॉमा यहां पर लिखेंगे C का कोऑर्डिनेट है 2, -2 एंड D का कोऑर्डिनेट है -3, 2, फुल स्टॉप। अब उसके बाद we can represent it in matrix form as, इसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। एक को मैं लिखा मैट्रिक्स को कैपिटल X और यहां पर लिख दिया मैं A, यहां लिख दिया B, यहां लिख दिया C, यहां लिख दिया D और ये पॉइंट्स क्या क्या आ गया 3, ये 0, ये -1, ये 2, ये 2, ये -2, ये -3, ये 2, या फिर इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये कैपिटल Y दूसरा मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है, तो यहां पर मैं लिखा A, यहां लिखा B, यहां लिखा C, यहां लिखा D और इस तरीके से भी हम इस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3, 0, -1, 2 और -2, -3 और 2। तो चलिए पहले इतना लिख लीजिए। एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि मैंने क्या लिखा और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं, आप लोग चिंता मत करिए। देखिए पॉइंट हमारा क्या है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। जैसे कि कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नोनागन हो, डेकागन हो, एनी काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। अब ज्योमेट्रिकल फिगर के वर्टाइसेस के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उस कोऑर्डिनेट्स को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ये अभी हम समझ रहे हैं। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो क्या लिखवाया हूं मैं, वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट एनी पॉइंट। हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं x, y, जनरल फॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि किसी भी वर्टाइसेस, किसी भी पॉइंट का जो हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं जनरल फॉर्म में वो x, y लेते हैं। तो we can also represent any point x, y in a plane by a matrix। तो उस मैट्रिक्स में हमने लिखा या तो कॉलम फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉलम फॉर्म मतलब सिंगल कॉलम रहेगा, रोज बहुत सारे हो सकते हैं, या रो फॉर्म में मतलब एक रो होगा, कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि देखिए इस तरीके से लिखना, मतलब इसमें सिंगल एक कॉलम है, इसमें दो रो है, ये ऐसा, या फिर देखिए इसमें सिंगल रो है, कॉलम आपका दो बना हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के 4 वर्टेक्स होंगे, तो कोऑर्डिनेट A का जो कोऑर्डिनेट है वो 3, 0 है, B का जो कोऑर्डिनेट है वो -1, 2 है, C का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, -2 है और D का जो कोऑर्डिनेट है वो -3, 2 है। तो इसको अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे कर सकते हैं, we can represent it in matrix form as, इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो कैपिटल X या फिर कैपिटल Y। तो कैपिटल X में देखिए यहां पर मैंने क्या किया, ABCD को इस तरीके से लिख दिया ऐसा। तो देखिए A यहां पर ये कॉलम 1, B का जो कोऑर्डिनेट्स है वो कॉलम 2 फॉर्म में आ गया, C का जो कोऑर्डिनेट्स है ये कॉलम 3 फॉर्म में आ गया और D का जो कोऑर्डिनेट्स है वो कॉलम 4 फॉर्म में आ गया। तो देखिए ये हो गया कॉलम वाइज 3, 0, -1, 2, 2, -2, -3, 2। तो A का कोऑर्डिनेट 3, 0, B का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -1, 2, C का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2 और D का कोऑर्डिनेट्स क्या है -3, 2। तो इस तरीके से हम, ये हो गया कॉलम फॉर्म में कैसे पॉइंट्स को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या हो सकता है, y करके देखिए यहां पर मैंने ABCD को रो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए A का जो कोऑर्डिनेट है 3, 0 वो रो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B का कोऑर्डिनेट -1, 2 है ये रो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, C का जो कोऑर्डिनेट है 2, -2 ये
रो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी का जो कोऑर्डिनेट है -3, 2 ये रो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समझ में आ गया। तो किस तरीके से हम किसी भी पॉइंट्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर हो गया। इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, पूरा लिखिए, और जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपको समय निकालना है रिवाइज करने के लिए। बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए बिना देखे लिखने की, जिससे आपका राइटिंग स्किल सुधरे और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। तो चलिए इसको रब कर दिया जाए, इसको मैं रब कर देता हूं, इसको रब कर देते हैं। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 कॉमा, यहां पर आप लिखेंगे मैट्रिसेस कैन बी यूज्ड एज representation of vertices of geometrical figures in a प्लेन। ये फुल स्टॉप है। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, यहां पर आप क्या लिखेंगे, 10 मैट्रिसेस कैन बी यूज्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स इन ए प्लेन। किसी भी प्लेन में अगर आपको ज्योमेट्रिकल फिगर के वर्टाइसेस को रिप्रेजेंट करना है तो आप मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है ऑर्डर। तो देखिए इसको आपको समझाने के लिए मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिखेंगे सपोज, यहां लिखते जाइए आप लोग साथ साथ, सपोज अ मैट्रिक्स हैव m रोज। सपोज किसी मैट्रिक्स में m रोज है एंड n कॉलम्स है comma, then order of matrix is written as m cross n, comma, where m represents number of rows and n represents number of columns and read as m by n matrix, read as m by n matrix।
ये पहला पॉइंट आप लोग को लिखना है, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है इन जनरल कॉमा m क्रॉस n मैट्रिक्स m क्रॉस n मैट्रिक्स has the following rectangular array और यहां पर हम मान लेते हैं उस मैट्रिक्स को कैपिटल ए। तो देखिए क्या बोल रहा है, मैं इसको पहले लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जाएगा पूरा A1n तक, उसके बाद ये जाएगा A21 A22 से लेकर के A2n तक, उसके बाद ये डेस 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 ये लास्ट में आएगा AM1 AM2, ऐसा करते करते ये जाएगा AMN। क्लियर है? और यहां पर आपको नीचे में लिखना पड़ेगा m क्रॉस n। चलिए इसको मैं अभी ये दो पॉइंट्स आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमारा टॉपिक क्या है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है। हमारा टॉपिक क्या है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए पहला पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? पहला पॉइंट्स क्या बोल रहा है कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स समझना है तो ये सब पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट्स क्या बोल रहा है कि सपोज अ मैट्रिक्स है m रोज, सपोज कोई मैट्रिक्स है उसमें m रोज है और n कॉलम्स हैं, m नंबर ऑफ रोज और n कॉलम्स हैं। देन उसके बाद जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा उसको हम लिखेंगे इज रिटन एज m क्रॉस n। जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो कैसे होगा? m क्रॉस n का होगा। इसको इस तरीके से लिखते हैं ऑर्डर को, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज पहले क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए यहां पर m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, और n क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। और इसको अपन पढ़ते कैसे हैं? m by n मैट्रिक्स पढ़ते हैं इसको। अगर इसको आप कैसे पढ़ेंगे? m by n या m क्रॉस n, m by n भी पढ़ सकते हैं या m क्रॉस n भी पढ़ सकते हैं। अब ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इन जनरल अगर हम m by n मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे होंगे। एरे मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ जो नंबर्स है उसको अपन एरे बोलते हैं। तो जैसे इस पूरे मैट्रिक्स को मैंने a मान लिया। अब देखिए कितने रो है? m रो है। तो देखिए ये जो है ना, ये पहला रो, दूसरा रो, ऐसे करते करते कहां तक रो गया है? m रो गया है। क्लियर है? तो ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, वैसे m रो। और कितने कॉलम बोल रहा है? n कॉलम। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? पहला रो का पहला एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? पहला रो का सेकंड एलिमेंट मींस सेकंड कॉलम। तो ये देखिए पहला कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ऐसे करते करते देखिए यहां पर n कॉलम आ रहा है, n कॉलम आ रहा है। तो इसको बोलेंगे क्या? A11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट रो का nth एलिमेंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड रो का पहला एलिमेंट। ये क्या बता रहा है? सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। ये क्या बता रहा है? सेकंड रो का nth एलिमेंट। ये क्या बता रहा है? AM1 क्या बता रहा है? mth रो का फर्स्ट एलिमेंट। ये mth रो का सेकंड एलिमेंट। ये क्या बता रहा है? AMN क्या बता रहा है? mth रो का nth एलिमेंट बता रहा है। ठीक है? और m by n मींस ये लिखते हैं इस मैट्रिक्स के नीचे में, m मींस नंबर ऑफ रोज, n मींस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए ये सेकंड पॉइंट्स क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट्स। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट्स बता दे रहा हूं। थर्ड पॉइंट्स क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट्स आप लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट्स क्या है? तो ये जो थर्ड पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि इन नोटेशन फॉर्म, इन नोटेशन फॉर्म comma it can
रीरिटर्न, फिर से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एज a इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल a, i और j इस तरीके से, और यहां पर लिखेंगे m बाई n या m क्रॉस n, कॉमा, और where I is less than or equal to I, मतलब सॉरी 1 is less than or equal to I और I is less than equal to n, कॉमा, और यहां पर 1 is less than or equal to j is less than or equal to n, and I belongs to natural number, कॉमा, j belongs to natural number। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में, उसी को अगर हमको नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इन नोटेशन फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, इट कैन रीरिटन एज, ठीक है, इट कैन बी होगा यहां पर, इट कैन बी रीरिटन एज कैपिटल A इज इक्वल टू, कैपिटल A का मतलब किसी मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है, तो कैपिटल A बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल a ij, और ये जो ij है वो बता रहा है कौन सा रो का कौन सा एलिमेंट, और ये m बाई n बता रहा है कि इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो देखिए जो i होगा वो क्या बता रहा है, एक्सक्यूज मी, i जो है वो बता रहा है नंबर ऑफ किसको, रोज को बता रहा है, आई क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रोज को। तो देखिए आई क्या हो सकता है, आई की मिनिमम वैल्यू जो है ना 1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू m हो सकती है, क्लियर है, आई की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू m हो सकती है आई की वैल्यू, इसीलिए क्या लिखाया गया है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू n। और देखिए यहां पर जो j है, j मींस ये इंडिकेट कर रहा है कॉलम नंबर को, j क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉलम नंबर को, तो j क्या हो सकता है, j का कंडीशंस क्या है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू j एंड j इज लेस देन इक्वल टू n, और यहां पर j की जो मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू n के बराबर हो सकती है, और i जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा और j भी हमेशा नेचुरल नंबर होगा, इसीलिए हमने क्या लिखा है कि i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, j बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये समझ में आ गया, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब मैं आपको इसका फोर्थ पॉइंट बता दे रहा हूं, फोर्थ पॉइंट, अब इसका फोर्थ पॉइंट क्या है वो आपको एक्सप्लेन किया जाए। चलिए अब हम इसका फोर्थ पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि फोर्थ पॉइंट क्या है। तो फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि फोर्थ पॉइंट ये है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m बाई n, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, m बाई n या m क्रॉस n, मैट्रिक्स will be equal to mn। ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे m बाई n मैट्रिक्स में वो क्या होंगे, m और n को आप मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या इंडिकेट करेगी कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। चलिए इसको अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। सपोज एक मैट्रिक्स मैंने A लिया, अभी जो मैट्रिक्स A है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 0 4 -3 -7 1। अब मुझे आप इसमें बताएंगे
ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो देखिए ये पहला रो, ये आपका सेकेंड रो, ये आपका थर्ड रो। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3। उसके बाद यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं भाई 2। कैसे, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो जब ये दोनों आप लिख लिए तो अब यहां पर अपने को इंप्लाइज करके क्या लिखना है, तो इंप्लाइज करके हम यहां पर क्या लिखेंगे, ऑर्डर कितना हो गया, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हो गया, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 3/m, जिसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 3/n, जिसको अपन कैसे लिखते हैं 3x2, ठीक है। और एंड करके हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे मैट्रिक्स में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई कर दो रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 into 2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 6 हो गए, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 6 हो गए। तो ये समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इसको रब कर दें और एक क्वेश्चन सॉल्व करें। इसको अब रब कर दिया जाए, इसको अब रब कर देते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल करके लिखिए आप ऐसा, एग्जाम्पल करके लिखिए। तो लिखेंगे एग्जाम्पल करके, इसमें आपको लिखना है कि इन द मैट्रिक्स ए, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, यहां पर आपको एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में क्या क्या एलिमेंट्स दिए हैं 2 5 19 -7, ऐसा रेक्टेंगुलर एरे में। और यहां पर दिया है 35, ये -2, ये 5/2, ये दिया है 12, ये दिया है √3, यहां पर दिया है 1, यहां दिया है -5 और ये दिया है 70। क्लियर है। तो अपने को एक मैट्रिक्स दिया है A और ये पूरा एक रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में दिया है, इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है इसका, तो पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। सेकंड जो बोल रहा है इसमें आपको, तो सेकंड इसमें क्वेश्चन है कि राइट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स, राइट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स A13, A21, A23 एंड A33। क्लियर है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो एक बार वापस से मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। क्या बोला है, इन द मैट्रिक्स A, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A और इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं 2 5 19 -7, 35 -2, 5/2 12, √3 1 -5 70। तो ये एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला पार्ट, तो देखिए सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज। तो देखिए 2 5 19 -7 ये पूरा रो 1 के एलिमेंट्स,
35 माइनस 2 5 बाई 2 12 ये रो 2 के एलिमेंट्स, रूट 3 1 माइनस 5 17 ये रो 3 के एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए भाई 3 हो गए। अब अपने को लिखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लिखिए, ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो 4 कॉलम दिए हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए हैं 4। क्लियर है। तो अब उसके बाद इंप्लाइज करके आप लिखिए, इंप्लाइज करके क्या लिखेंगे, इंप्लाइज करके लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना हो गया 3 क्रॉस 4 या फिर 3 बाई 4, क्योंकि रोज को पहले लिखते हैं कॉलम्स को बाद। तो इसको या तो 3 बाई 4 पढ़ते हैं या 3 क्रॉस 4 पढ़ते हैं। समझ में आ गया। तो ये था अपना पहला पार्ट क्वेश्चन का। अब अपन सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए राइट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स A13। तो देखिए A13 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, 1 का मतलब पहला रो, अब 3 का मतलब तीसरा एलिमेंट। तो देखिए ये आपका रो 1 है, तो ये है आपका पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो का दूसरा एलिमेंट, पहला रो का तीसरा एलिमेंट। तो A13 कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद पूछा है A21, A21 का मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो देखिए ये है सेकेंड रो, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 35, तो यहां 35 लिखिए। उसके बाद क्या पूछा है A23, A23 का मतलब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। ये सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या पूछा है A33, तो A33 का मतलब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। ये है थर्ड रो, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट क्या है -5 है, तो यहां लिख दो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो क्लियर हो गया। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा था A13, A21, A23 और A33। तो आपको क्लियर हुआ कैसे मैंने आपको समझाया। A33 का मतलब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, A23 का मतलब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, A21 का मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और A13 का मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो समझ में आ गया। क्लियर है। चलिए तो ये आपको क्लियर हो गया, इसको अब रब कर दिया जाए। तो अब समझ में आ गया कैसे ऑर्डर निकालते हैं और कैसे एलिमेंट्स फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है। चलिए इसको अब रब कर देते हैं। प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स बनाते रहिए, कोई लापरवाही मत करिएगा। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए। चलिए अब उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स when number of elements is given, when number of elements is given। ये हमारा अगला टॉपिक है। क्या टॉपिक है मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स when number of elements इज गिवन। जब आपको किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो आप ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन किया जाए और आपको एक्सप्लेन किया जाए तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए एग्जांपल में लिखिए कि इफ a matrix has
16 एलिमेंट्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 16 एलिमेंट्स हैं, कॉमा, then what are the possible orders it can have, what are the possible orders it can have। एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 16 एलिमेंट्स, अगर इस मैट्रिक्स के 16 एलिमेंट्स हैं तो बोल रहा है कि देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं किसके, मैट्रिक्स के। तो चलिए अब इसका अपन सॉल्यूशंस रेडी करें, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपने को ऑर्डर नहीं पता तो एक काम करते हैं, लेट एम को हम क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ रोज मान लेते हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ रोज, एम हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ रोज मान लिया, और एन हमने मान लिया नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ क्या मान लिया, कॉलम्स मान लिया। लेट एम हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ रोज, एम हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, और एन हमने क्या माना, नंबर ऑफ कॉलम्स मान लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स, देन कॉमा ऑर्डर, जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स वो क्या हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा, m बाई n हो जाएगा। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का रोज पता है कितने रोज हैं और कॉलम्स पता है, तो जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा, m क्रॉस n या m बाई n हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद इंप्लाइज, अगर आपको ऑर्डर पता हो गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, सो नंबर ऑफ, यहां अपन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी n होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने पर अपने को क्या मिल जाएगा, एलिमेंट्स मिल जाएगा। क्लियर है। तो इंप्लाइज करके, यहां पर इंप्लाइज करके हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी नंबर ऑफ एलिमेंट 16 दिया है, तो इसका मतलब जो mn होगा वो क्या होगा, 16 होगा, दोनों का प्रोडक्ट 16 होगा। तो अब यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सो कॉमा, जो पॉसिबल, सो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स whose elements प्रोडक्ट, एलिमेंट्स देखो यहां पर मैं एपस्ट्रॉफी लगाया हूं, एलिमेंट्स प्रोडक्ट is 16 R, ये हो जाएगा 1,16, कॉमा ये हो जाएगा 2,8, कॉमा ये हो जाएगा 4,4, कॉमा ये हो जाएगा 8,2, कॉमा और ये हो जाएगा 16,1। मैंने क्या लिखा, अब हमको क्या चाहिए, m और n का मल्टीप्लिकेशन 16 चाहिए, तो मैं यहां पर क्या लिखा, सो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स whose elements प्रोडक्ट, जिसके एलिमेंट्स के प्रोडक्ट 16 होंगे। तो ऐसे कौन कौन से दो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स भी कैसे, वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए, m और n दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से दो नेचुरल नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 16 आता है, तो एक है 1,16, दोनों का प्रोडक्ट 16 आएगा, फिर 2,8, दोनों का प्रोडक्ट 16 आएगा, 4,4, दोनों का प्रोडक्ट 16 आएगा, 8,2, दोनों का प्रोडक्ट 16 आएगा, 16,1, दोनों का प्रोडक्ट 16 आएगा। क्लियर है। तो अब इसके बेसिस पर हम जो पॉसिबल ऑर्डर्स है वो कैसे लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे hence comma the possible orders, जो possible orders हैं, the possible orders of matrix
आर, जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे मैट्रिक्स के वो क्या क्या होंगे, वो होंगे 1/16 जिसको अपन 1 क्रॉस 16 बोलेंगे, कॉमा 2/8 कॉमा 4/4 कॉमा 8/2 कॉमा 16/1। क्लियर है? तो ये आपका पूरा बॉक्स के अंदर आ जाएगा, ये बॉक्स के अंदर आ जाएगा। मींस जो ऑर्डर्स होंगे पॉसिबल ऑर्डर्स जिसमें मैट्रिक्स के एलिमेंट 16 हो, वो क्या क्या होंगे, वो होंगे 1/16। मींस इस कंडीशन में नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 16। इसमें 2/8 का मतलब नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 8। 4/4 का मतलब नंबर ऑफ रोज 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 4। 8/2 का मतलब नंबर ऑफ रोज 8 और कॉलम यहां पर 2 हो जाएगा। 16/1 का मतलब नंबर ऑफ रोज 16 और कॉलम आपका 1। तो ये हमारा इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। तो हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक था मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज गिवन। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है मैट्रिक्स के, तब आपको क्या पता करना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करना है। कैसे पता करोगे, तो उस पर बेस मैंने क्वेश्चन कराया कि अगर किसी मैट्रिक्स में 16 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये उसका वर्किंग मेथड है। इस वर्किंग मेथड को आपको समझना है और इस तरीके से और दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपका वर्किंग मेथड हो गया। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम रब कर देते हैं। रब करने के बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको अब मैं रब कर दे रहा हूं। रब करने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या टॉपिक है? फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म की जाती है। चलिए इसको अब रब कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करना है, ये हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं, तो चलिए इस पर बेस्ड एक एग्जांपल किया जाए। इस पर बेस्ड हम एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। ऑर्डर 3/2 का मतलब नंबर ऑफ रोज 3 होंगे, कॉलम्स 2 होंगे। whose elements are determined by aij, whose elements are determined by aij, और इसका रिलेशनशिप दिया है aij का 2i - j/3। अब देखिए आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर 3/2। 3/2 का मतलब नंबर ऑफ रोज 3 होना चाहिए और कॉलम्स आपका 2 होना चाहिए, जिसमें जो एलिमेंट्स है वो इस तरीके से डिटरमाइन की जाती है कि aij मतलब 2i - j/3। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो देखिए सॉल्यूशन अब कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो देखिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि लेट ए को हम मान लेते हैं रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ए को हम क्या मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं कि ये ए क्या है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। ये क्या है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन में ऑर्डर कितना दिया हुआ है, ए का ऑर्डर दिया है 3/2 ऑर्डर दिया है। मींस नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो 3 होंगे और नंबर ऑफ
जो कॉलम्स होंगे, कॉलम्स वो होंगे 2, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होगा वो कितना हो जाएगा 6। ये समझ में आ गया? क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा 6, इतना समझ में आ गया। देन यहां पर आप लिखेंगे, देन यहां पर a इज इक्वल टू, क्योंकि मैट्रिक्स हमने a माना है तो a को हम कैसे लिखेंगे, ऐसा ब्रैकेट में, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में aij, और यहां पर लिख देंगे 3/2। अब इसको यहां ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अपने पास क्या होना चाहिए कि 3 बोल रहा है रो होना चाहिए। तो 3 रो कैसे बनाएंगे, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, a1 a2 a3। क्लियर है? अब बोल रहे हैं कि 2 कॉलम हो, तो देखिए ये कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 1, समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि कॉलम 2, देखिए ये पहला रो का एलिमेंट, ये दूसरा रो का एलिमेंट, ये तीसरा रो का एलिमेंट। अब कॉलम 2, तो कॉलम 2 कैसे बनेगा, यहां पर 2 रखना पड़ेगा, यहां 2 रखना पड़ेगा, यहां 2 रखना पड़ेगा, और ये रेक्टेंगुलर एरे में आ गया। तो अगर अपने को 3x2 या 3/2 क्या चाहिए, 3/2 का मैट्रिक्स चाहिए, तो अपन किस तरीके से इसको डील करेंगे, कैसे लिखेंगे, रेक्टेंगुलर एरे में a11 का मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, a12 का मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, a21 का मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, a22 का मतलब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, a31 का मतलब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, a32 का मतलब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब नाउ करके, नाउ कॉमा, अपने को देखिए यहां पर रिलेशनशिप क्या दिया है, aij मतलब दिया है, क्या दिया है, 2i - j अपन 3, ये दिया है। अब चलिए 1/1 हम निकालने की कोशिश करते हैं। इस रिलेशनशिप को अपने को सॉल्व करना है, तो चलिए इसको मैं इधर रब कर देता हूं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो सके आप लोगों को। तो इसको मैं यहां पर और अच्छे से लिख दे रहा हूं। चलिए अब यहां पर आपको क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप हमारा है कि aij इज इक्वल टू 2i - j/3, ये रिलेशन है। अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, a11 निकालना है, तो a11 निकालते हैं। a11, तो a11 का मतलब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, इसमें शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 1 रखेंगे, by 3 करेंगे, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 - 1/3, तो 2 - 1/3 का मतलब कितना आंसर आ गया 1/3, तो a1 आ गया 1/3। अब उसके बाद अपने को सॉल्व करना है किसको, a12 निकालना है, तो a12 का मतलब क्या होगा, i की जगह 1 रखना पड़ेगा, j की जगह 2 रखना पड़ेगा, by 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 2 - 2/3, ये हो जाएगा 0/3, 0/3 का मतलब 0, तो a12 कितना आ गया 0 आ गया। अब उसके बाद ये क्लियर हो गया। अब अपने को निकालना है a21, a21 का मतलब i की जगह अपने को क्या रखना है 2 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 माइनस j की जगह 1 रखना है और by 3 रख देना है। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 - 1/3 दैट इज 3/3 दैट इज 1, तो a21 कितना आ गया, a21 आ गया 1। अब a22 निकालना है, a22 मींस i की जगह 2, j की जगह 2, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं 2 × 2 - 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 2/3 दैट इज 2/3, ये आ गया, तो ये a22 आ गया। अब मेरे को निकालना है a31 निकालना है, a31 तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं a31, तो a31 मींस i की जगह 3, j की जगह 1, तो इसको सॉल्व करते हैं 2 × 3 - 1/3, तो ये हो जाएगा 6 - 1/3 दैट इज 5/3, तो a31 कितना आ गया,
A31 आ गया 5/3। अब अपने को निकालना है A32 मींस I की जगह 3 J की जगह 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 - 2 अपन 3, तो दैट इज 6 - 2/3 दैट इज 4/3। क्लियर हो गया। तो देखिए A11 आ गया, A12 आ गया, A21 आ गया, A22 आ गया, A31 आ गया, A32 आ गया, सब आ गई। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, हेंस करके यहां पर लिख दो। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा हेंस कॉमा A इज इक्वल टू मतलब जो मैट्रिक्स था ये, तो A11 की जगह अपन क्या रखेंगे, 1/3 रख देंगे। तो यहां पर रख दो 1/3। उसके बाद A12 की जगह क्या रखना है, 0, यहां 0 रख देते हैं। अब उसके बाद A21 की जगह क्या रखना है, 1, तो यहां 1 रख दो। A22 की जगह क्या रखना है, 2/3, तो यहां पर आप 2/3 रख दो। उसके बाद A31 की जगह क्या रखना है, 5/3, तो यहां पर आप रख दो 5/3 रख दो। और A32 की जगह रख दो 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3। और ये आपका रेक्टेंगुलर एरे बन गया, मैट्रिक्स ए फॉर्म हो चुकी है। तो आप समझ में आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा टॉपिक क्या था कि आपको मैट्रिक्स किस तरीके से फॉर्म करना है। अगर बोला है क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, आपको ऑर्डर दिया है कितने बाई कितने का, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म करना है, और एलिमेंट्स जो दिया है, एलिमेंट्स कैसे आपको डिटरमाइन करना है, वो एक रिलेशनशिप दिया रहेगा। तो इसके थ्रू आपको एक कंप्लीट मैट्रिक्स रेडी करना है। तो ये आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। और आपको कुछ भी डाउट होता है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सर हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस कमेंट को पढ़ करके आप लोगों के लिए एक स्पेशल डाउट सेशन का वीडियो बना दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। एक बार देख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसको अब रब कर देते हैं, इसको अब रब कर दिया जा रहा है। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगला हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं, तो ये आपको समझना जरूरी है। चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले आप लिखिए कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज रो मैट्रिक्स, ये हमारा सबसे पहला मैट्रिक्स है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या लिखना है आपको, रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन आप लिखिए। इसका डेफिनेशन होगा कि अ मैट्रिक्स हैविंग only one row is called a row matrix, is called a row matrix। देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, a matrix having only one row, a matrix having only one row, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही रो हो उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप लिखिए, इसका एग्जांपल आप लिखिए। तो लिखिए एग्जांपल में A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 2 3, और इसका जो ऑर्डर होगा
1/3 होगा। मीन्स क्या है, यहां पर लिखेंगे 1 रो, एक रो है और 3 कॉलम है, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। और इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन जनरल कॉमा रो मैट्रिक्स जो होगा, रो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू होगा Aij और यहां पर होगा 1/n और यहां पर n रिप्रेजेंट होगा, किससे रिप्रेजेंट होगा, n क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम से रिप्रेजेंट होगा। चलिए एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो मैट्रिसेस मतलब प्लूरल और मैट्रिक्स का मतलब सिंगुलर, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, ऐसा मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके सिर्फ एक रो होगा, कॉलम्स अलग अलग हो सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जांपल जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया A, देखिए इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 है और 1 2 3 का मतलब ये देखिए एक ही रो है और 3 कॉलम है। यहाँ पर वर्टिकल लाइंस 3 है 1 2 3 और हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है जिसमें कि 1 2 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो मींस ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रोज एक हो और कॉलम्स जो है वो अलग अलग हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल बताया, यहाँ पर कॉलम्स 3 है और एक रो है। और किसी भी रो मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, A मतलब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर क्या लिखा, Aij लिखा, I और J इंडिकेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/n मींस यहाँ पर एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स वेरी कर सकता है, समझ में आ गया। तो ये था रो मैट्रिक्स। चलिए अब हम पढ़ेंगे सेकंड पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़िए आप। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसका डेफिनेशन होगा अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम इज कॉल्ड, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके सिर्फ एक ही कॉलम हो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका एग्जांपल बता रहा हूं मैं अभी, कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया एक मैट्रिक्स A और इसका एलिमेंट्स मैंने ले लिया 1 2 3, इसमें एक ही कॉलम है और रोज आपके 3 हैं, तो 3/1 का ये मैट्रिक्स है। इसमें जो 3 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को। देखिए ये ऐसा 3 रो हैं और कॉलम आपका 1 है, तो कॉलम आपका 1 है, यहाँ पर क्लियर है। और इन जनरल जो कॉलम मैट्रिक्स होता है, इस कॉलम मैट्रिक्स को हम किससे इंडिकेट करते हैं, A से इंडिकेट कर दे रहे हैं। और ये क्या बता रहा है, Aij बता रहा है, Aij, और ये है m/1। m मींस यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को बता रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो कॉलम है यहाँ पर 1, वो कॉलम हमेशा एक ही होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर m क्या बता रहा है, m क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट कर रहा है, क्लियर है। चलिए एक बार वापस एक्सप्लेन कर दें आपको कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या लिखेंगे, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स का मैंने एक एग्जांपल बता दिया, A इज इक्वल टू
क्या बताया 1 2 3 A इज इक्वल टू, यहां पर मैंने एलिमेंट्स ले लिया, इसमें ये जो मैंने A मैट्रिक्स लिखा है इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और कॉलम आपका सिर्फ एक है, एक ही कॉलम है। तो मींस इन जनरल में जो कॉलम मैट्रिक्स A होता है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Aij फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर m क्या है, m है नंबर ऑफ रोज m by 1, m क्या है नंबर ऑफ रोज और 1 क्या है कॉलम, मींस कॉलम एक ही है। समझ में आ गया? तो ये था आपका कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर हो गया कॉलम मैट्रिक्स? चलिए इसको रब करते हैं, इसको मैं अब रब कर देता हूं। अभी और मेरे को और बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताना है आपको। तो अभी तक हमने दो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन सा पढ़ा? एक पढ़ा रो मैट्रिक्स क्या होता है और एक पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारा जो तीसरा जो थर्ड टाइप का मैट्रिक्स है, थर्ड मैट्रिक्स है हमारा, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, या ब्रैकेट में लिखेंगे नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, या उसी को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स क्या होता है। क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में पढ़ा जाए। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इफ ऑल द एलिमेंट्स of a matrix are 0, comma, then it is called a zero or null matrix. It is called zero या null matrix. It is denoted by लेटर कैपिटल O, और इसका आपको यहां पर जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं कि कैपिटल O ले लिए, कैपिटल O मतलब हो जाएगा यहाँ 0 0 0 0 0 0, और ये जो मैट्रिक्स है ये 2/3 का है, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ I एंड J। देखिए वापस से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, हमारा टॉपिक क्या है कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो देखिए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है, क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो, अगर किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर नल मैट्रिक्स बोलते हैं, और इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल O। लेटर कैपिटल O को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। कैपिटल जो कैपिटल O है उसका मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। क्लियर है? इसका एग्जांपल कैपिटल O बराबर, मैंने यहाँ पर देखो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स को मैंने 0 0 रख दिया है। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। जीरो मैट्रिक्स को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, Aij इज इक्वल टू 0, और फॉर इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यू, ये जो सिंबल मैंने लिखा है ऐसा करके, ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I एंड J, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I एंड J। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये था जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। चलिए अब उसके बाद आता है नेक्स्ट जो फोर्थ है मैट्रिक्स, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है, क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में आपको समझना है।
तो चलिए इसका एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूं। तो यहां पर आपको लिखना है अ मैट्रिक्स in which number of rows and number of columns अ मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो क्या होते हैं, आर इक्वल। ठीक है, क्या लिखा मैं, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल is called a square matrix, क्लियर है। एक बार वापस में और इसका एग्जांपल भी लिख दे रहा हूं। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एग्जांपल लिखना पड़ेगा और यहां पर a इज इक्वल टू करके यहां लिख दीजिए आप a b c d, ये है 2 by 2 का मैट्रिक्स। और यहां पर आप लिखेंगे इन जनरल, यहां आपको लिखना पड़ेगा इन जनरल कॉमा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा यहां पर aij और यहां पर m by n, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, या फिर इसको आप लिख सकते हैं aij n by n, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, क्लियर है। और यहां पर आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वेयर, यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, दोनों बराबर हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। चलिए इसको मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, उसको अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया, a इज इक्वल टू लिया a b c d, यहां पर एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया A जिसमें कि 4 एलिमेंट्स हैं A B C D, देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। और इन जनरल फॉर्म में स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं और लिखते कैसे हैं, aij और m by m, m मींस नंबर ऑफ रोज, m मींस नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों इक्वल है। या फिर aij का मतलब एक पर्टिकुलर रो का पर्टिकुलर एलिमेंट, ij का मतलब, और n क्रॉस n का मतलब नंबर ऑफ रोज भी n, नंबर ऑफ कॉलम्स भी n। तो यहां पर लिखा हूं मैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको रब कर दें, इसको रब कर देता हूं। चलिए अब हम हमारा जो नेक्स्ट है, इसको नेक्स्ट मैट्रिक्स को समझने के लिए अपन एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट हम कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट नोट आप लिखेंगे, अ मैट्रिक्स, यहां पर जो रहेगा ये रहेगा, अ मैट्रिक्स ऑफ order n cross n is also known as a square matrix
n, ऐसा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट जो आप लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, इफ a इज इक्वल टू, यहां पर है aij इज any square matrix of order n, then the elements a11 a22 a33 ऐसा करते करते ann are set to constitute the diagonal of the matrix A, full stop. We call these elements as diagonal elements. इसको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखाया है, इसको वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट नोट। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट नोट मैंने क्या लिखाया है कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, जैसे कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n या n बाई n है, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं ऑफ ऑर्डर n, ऐसा भी बोल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रोज भी n है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है। समझ में आ गया इसका मतलब। और अगर इफ a इज इक्वल टू, हमने मान लिया aij है, वो अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, ऑर्डर n का मतलब नंबर ऑफ रोज भी n, नंबर ऑफ कॉलम्स भी n, देन जो एलिमेंट्स होंगे a11 मींस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका मतलब a22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, a33 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, वैसे ही ann का मतलब क्या होगा, nth रो का nth एलिमेंट। इसको हम बोलेंगे आर सेट टू कॉन्स्टिट्यूट द डायगोनल्स ऑफ द मैट्रिक्स A। मतलब ये जो एलिमेंट्स होंगे a11 a22 a33 ann, ये सब ना उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी कॉल दीज एलिमेंट्स एज डायगोनल एलिमेंट्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है कि व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो लिखिए यहां पर इसका डेफिनेशन लिखिए। इसका डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A मान लेते हैं अपन A, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन aij से, और इसमें जो नंबर ऑफ रोज है m और नंबर ऑफ कॉलम्स भी m है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, is said to be a diagonal matrix, is said to be a diagonal matrix if all the elements lying outside the diagonal elements are zero, फुल स्टॉप। और इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आए। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिया A, यहाँ लिखा मैं A 0 0 0 B 0 0 0 C
और ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 का है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में जो लिखेंगे aij इज इक्वल टू 0 लिखेंगे फॉर जब i और j इक्वल ना हो, जब i और j इक्वल ना हो। और ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद फिर मैं आगे बता देता हूं। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, तो आप क्या बोलेंगे, किसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का मैंने डेफिनेशन कैसे बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं aij से, जिसका नंबर ऑफ रोज एम है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी एम है, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स लाइंग आउटसाइड द डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। जैसे देखिए ए बी सी ये क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 होना चाहिए, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, aij इज इक्वल टू 0 जब i और j इक्वल ना हो। क्यों, क्योंकि देखिए ये होगा a11 जिसमें i और j इक्वल हो रहे हैं, a22 जिसमें i और j इक्वल हो रहे हैं, a33 जिसमें i और j इक्वल हो रहे हैं। तो कंडीशन क्या है, जब i और j इक्वल ना हो तब aij 0 होना चाहिए। तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। उसके बाद नीचे में आप लिखेंगे, ये लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसके नीचे में भी लिखना है। तो क्या नीचे में लिखेंगे वो मैं बता दे रहा हूं। तो ये लिखने के बाद क्या करना है, ये लिख लिए। उसके बाद एरो करके यहां पर उसके जस्ट नीचे में यहां पर एरो करने के बाद यहां पर लिखेंगे a इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे डाइग मींस डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे उसके, a, b, c। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिंबल का मतलब हुआ कि मैट्रिक्स a एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, a है, b है, c, इसीलिए मैंने यहां पर कॉमा फॉर्म में लिखा। तो देखिए इसके नीचे में एक और लिखना है आपको, डायलॉग क्या लिखना है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m having a11 a12 ऐसा करते करते amm, ये क्या होगा, as diagonal elements is denoted by यहां पर लिखेंगे dig कितना पड़ेगा, और यहां पर लिखना पड़ेगा a11, a22, a33, डेज amm, ऐसा ब्रैकेट में। क्लियर है। तो देखिए क्या लिखवाएं उसके बाद, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को बता रहा है। diag का मतलब ऐसा लिख दिए ब्रैकेट में, तो a, b, c मतलब उस डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या क्या है, a है, b है, c है। तो उसी को हमने और सिस्टमैटिक तरीके से कैसे लिखा है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m मींस नंबर ऑफ रोज भी m, कॉलम्स भी m, हैविंग एलिमेंट्स a11, a12 से लेकर के पूरा am तक एलिमेंट्स हैं। तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लिख देंगे diag और ऐसा ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और a11, a22, a33, a44 से लेकर के amm तक ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे
डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। समझ में आ गया? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था डायगोनल मैट्रिक्स का। चलिए अब अगला जो मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है स्केलर मैट्रिक्स, क्या होता है? चलिए इसको अब हम रब कर देते हैं। अब जो हमारा अगला जो मैट्रिक्स है उसका टॉपिक है, मतलब 6 मैट्रिक्स जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स? क्या होता है? व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? तो चलिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखिए। तो उसका डेफिनेशन है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal, comma, is called a scalar matrix. Is called a scalar matrix. अब यहां पर मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा दिया था, तो देखिए उसी में आगे आपको लिखना है, क्या लिखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे Aij, और यहां पर m क्रॉस m, यहां आपको लिखना पड़ेगा कि is set to be scalar if Aij is equal to कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहां 0, जब I और J इक्वल ना हो और यहां पर कोई भी एक कांस्टेंट k आ सकता है जब आप I और J इक्वल करते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो ज्यादा क्लियर होगा आपको अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा तो चलिए इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा एग्जांपल, यहां पर मैंने क्या लिखा, एक एग्जांपल लिखा स्केलर मैट्रिक्स का। तो यहां पर A इज इक्वल टू लिख दिया 2 0 0, फिर लिखा 0 2 0, फिर लिखा यहां पर 0 0 2, ये ऐसा लिख दिया मैं। और ये 3/3 का क्या है, ये 3/3 का ये है एक स्केलर मैट्रिक्स। और देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं Aij इज इक्वल टू 2 है जब I और J इक्वल है, जब I और J इक्वल है, और Aij 0 है जब I और J इक्वल नहीं है। चलिए इसको समझते हैं, अब वापस समझते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स में क्या लिखना है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ऐसा कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो उसको अपन बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे A मान लिए, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं Aij से, और m क्रॉस m आपका क्या है, या m/m क्या है, ये ऑर्डर है, उसको अपन स्केलर तभी बोलेंगे जब Aij 0 हो। 0 कब हो, जब I और J इक्वल ना हो, और कांस्टेंट Ki जब I और J इक्वल हो, मतलब A11 A22 A33 A44 A55 A66, ये सभी एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू आए। उसका एक एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया कि A इज इक्वल टू, मैंने लिखा यहां पर 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखिए ये एक मैट्रिक्स मैंने A बनाया, और ये जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर है 3/3, मींस नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। उसके बाद क्या बोल रहा है
कि ये बोल रहा है कि इसमें aij 2 है। कब क्यों है 2? जब i और j इक्वल है। i और j इक्वल है, देखिए मतलब a11 2 है, a22 2 है, a33 2 है। जब i और j इक्वल है तो वहां पर एलिमेंट्स 2 है। और उसके बाद aij 0 है जब i और j इक्वल ना हो, मींस a12 a13 a21 a23 a31 a32 ये सभी 0 है जब i और j इक्वल ना हो। तो ये जो कंडीशंस है इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? क्लियर हो गया? चलिए अब हम सबसे आखिरी मैट्रिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे आखिरी मैट्रिक्स, ये 6 मैट्रिक्स हो गया। चलिए इसको मैं अब रब कर देता हूं। अब सबसे आखिरी जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा ये लास्ट क्या है टॉपिक है हमारा आज के वीडियो का, लास्ट टॉपिक है और ये लास्ट टाइप्स भी है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। तो 7th मैट्रिक्स ये आपको बताना है कि यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज यूनिट मैट्रिक्स या फिर व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए इसके बारे में मैं आपको लिखवा दे रहा हूं क्या होगा। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इसका डेफिनेशन होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच जिसमें ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स are 1. All the diagonal elements are 1 and rest are 0 is called an identity matrix. इसको अपन क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए क्या बोलते हैं वापस से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी 1 होना चाहिए और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको सिंबल के फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि A एक मैट्रिक्स हमने मान लिया IJ और n क्रॉस n या n बाई n का मतलब नंबर ऑफ रोज भी n, कॉलम भी n। इसको अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब Aij 1 हो, जब I और J इक्वल हो और 0 हो जब I और J इक्वल ना हो। क्लियर है? तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने ले लिया 1 0 0 1, ये 2/2 का स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक और मैंने ले लिया यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए यहाँ पर मैंने 2 मैट्रिक्स लिया। एक मैट्रिक्स लिया मैं 2/2 का और ये जो मैट्रिक्स है ये है 3/3 का। तो देखिए तो ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम है। और इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 है। इस मैट्रिक्स को भी हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसमें देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 है
और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो जब i इज इक्वल टू j हो तब 1i मतलब a11 a22 a33 ये सब एलिमेंट्स 1 हो, और बाकी जितने भी रेस्ट एलिमेंट्स हैं जब i और j इक्वल ना हो वो 0 होना चाहिए। क्लियर है, तो मैंने आपको यूनिट मैट्रिक्स समझा दिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझा दिया। अब इसके बाद बोल रहा है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जब k बराबर 1 होगा। सिंपल सी बात है कि स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब जो कांस्टेंट की वैल्यू है, जो डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स। ये याद रखना आप कि जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो सभी स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो सभी एक स्केलर मैट्रिक्स होंगे, लेकिन जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। तो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और अलग अलग और बहुत सारे टॉपिक्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ गया। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था आज का कि यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो अब करना क्या है, आपने पूरा वीडियो देख लिया, अब क्या करना है, वीडियो देखने के बाद अब आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है कि आज आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, मेरी टीचिंग क्वालिटी आपको कैसे लगी, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आने वाले वीडियोस में मैं और बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊं, पढ़ा पाऊं, ठीक है, और वीडियो क्वालिटी को भी अपन बेहतर कर सकें। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगा है, मेरी पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं यही आपको बोलना चाहूँगा कि आप खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है आपको, चाहे वो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, आप उस प्रॉब्लम्स को अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं तो आप मेरे साथ भी शेयर करिए। आप, मैं, आपके मम्मी पापा मिल करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आप निश्चिंत रहेंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे। जैसा भी हो, जिस कंडीशन में भी हो, आप हैप्पी रहना सीखिए। आप शांति मतलब पीसफुल माइंड आपका होना चाहिए। हमेशा हेल्दी रहिए, मोटिवेटेड रहिए, और हेल्दी रहिए, मोटिवेटेड रहिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। इस तरीके से हमको आप प्यार करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, लाइक करते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, हमको अच्छा लगता है, फीडबैक देते रहिए। तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, विश ऑल द बेस्ट, एंड लास्ट में जय हिंद, जय भारत।